हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बताएंगे कि सीज फायर के बाद जो बाइडेन का लेटेस्ट बड़ा ही ताजा बयान आया है। दोस्तों, इजराइल को लेकर बड़ी बात कह दी और वहां की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है उन्होंने, साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां जो बाइडेन का इजराइल को समर्थन के साथ फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश को बताया संघर्ष खत्म करने का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस बात के पीछे का दरअसल असली मुद्दा, वो भी बताएंगे आपको। इससे आगे बताएंगे जहां पर ईरान के सुप्रीम नेता ने फिलिस्तीन पर अब मुस्लिम देशों से ये अपील कर दी है। दोस्तों, क्या अपील किया है उन्होंने, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर इजराइल ने हमास को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, ताबड़तोड़ हमले से जुड़ी है बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट खबर आ रही है। साथ ही बताएंगे आपको इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच अमेरिका यूरोप में आई यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया की लंबी लहर। जी हाँ दोस्तों, क्या है मुद्दा, वो भी बताएंगे आपको। उसके आगे बताएंगे जहां तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व बरकरार रखेगा चाइना। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा बात, इससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां लोगों की कमर तोड़ रहा इमरान का नया पाकिस्तान, महंगाई की मार झेल रहे आवाम पर टूटा मुसीबत का एक और बड़ा पहाड़। जी हाँ दोस्तों, अब किस मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान ने घेरा इमरान खान को और किस बात की किल्लत आ गई है पाकिस्तान में, ये भी बताएंगे दोस्तों। बड़ी नई और लेटेस्ट खबर है। उससे आगे बताएंगे जहां कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाले विमानों पर जून तक बढ़ा दी है रोक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही नेपाल की सियासत में नया मोड़ आ गया है दोस्तों। ओली को एक और तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार क्या है मुद्दा, इससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। साथ ही उससे आगे बताएंगे जहां पर अमेरिका के किताब में बड़ा दावा किया गया है, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ओबामा ने ट्रंप को कहा था पागल और भ्रष्ट नस्लवादी। जी हाँ दोस्तों, सुनकर हैरान हो गए दोस्तों। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों और किसने ये दावा किया है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सिर्फ 100 रुपए में आप खरीद पाएंगे रामदेव बाबा की कंपनी का कार्ड और आपको मिल जाएगी 5 लाख रुपए तक की बीमा। क्या है पूरा प्रोसेस दोस्तों, ये भी समझाएंगे आपको। साथ ही उत्तर प्रदेश में फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है दोस्तों, क्या है इस बार का नया गाइडलाइन और कब तक के लिए है ये लॉकडाउन। साथ ही दोस्तों, चक्रवाती तूफान यस की आशंका के चलते 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो रद्द हुई हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही मोदी सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ। जी हाँ दोस्तों, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। तो क्या है वो तरकीब, क्या है वो फैसला, इन सभी से आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए भगवान स्वरूप है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ सीज फायर के बाद बोले जो बाइडेन, कहा हम अब भी इजराइल के साथ सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता कायम। जी हाँ दोस्तों, 11 दिनों के भीषण संग्राम के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया। आप सभी को पता है इस युद्ध विराम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लगातार संपर्क बनाए रखा। माना यह जा रहा है कि जो बाइडेन पर्दे के पीछे रहकर संघर्ष विराम का दबाव बना रहे थे। इसी बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने इजराइल हमास की 11 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के पहले दिन व्हाइट हाउस समाचार सम्मेलन में बात की। इस हमले में 200 से अधिक लोग मारे गए दोस्तों, जिनमें से अधिकांश गाजा में फिलिस्तीन थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरी पार्टी अब भी इजराइल का समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर भी हमारी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे कि
की अमेरिका का खुला समर्थन है दोस्तों इजराइल को, चाहे इजराइल गलत ही क्यों ना करे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आतंकवादी को खत्म करने के लिए जो भी देश आगे आएगा उसको भारत का भी खुला समर्थन मिलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हम आतंक विरोधी देश के साथ हैं, ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन का इजराइल को समर्थन लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश को बताया संघर्ष खत्म करने का रास्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया है कि फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाकर द्विराष्ट्र समाधान यानी टू नेशन सॉल्यूशन ही दोनों के बीच संघर्ष को समाप्त कर सकती है। जो बाइडेन की ये टिप्पणी तब आई है दोस्तों जब एक दिन पहले ही इजराइल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा के साथ 11 दिन से चला आ रहा संघर्ष समाप्त हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि कोई बदलाव नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक बदलाव हो सकता है। ये बदलाव कि हमें अब द्विराष्ट्र समाधान की जरूरत है, यही एकमात्र रास्ता है। मेरा मानना है कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं, मेरा पहले भी यही मानना था संघर्ष विराम पर बातचीत से पहले ही। जी हां दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन के इस बात का आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग से देश को बताया जाना चाहिए दोस्तों? क्या द्विराष्ट्र होना संभव है? क्या जरूरी है? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं कारण जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो ईरान के सुप्रीम नेता ने फिलिस्तीन पर और मुस्लिम देशों से यह अपील कर दी है दोस्तों। बता दें इजराइल के संघर्ष विराम को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खुमैनी ने फिलिस्तीन के जीत करार दिया है दोस्तों। उन्होंने इजराइल के साथ संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को मुबारकबाद दी है दोस्तों। साथ ही खुमैनी ने इस युद्ध विराम संधि को यहूदी शासन पर जीत करार दिया है। फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन सीज फायर को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। गाजा में लोगों ने संघर्ष विराम के ऐलान के बाद जश्न मनाया है। जी हां दोस्तों, ईरान की सरकारी टीवी वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को फिलिस्तीनियों को संबोधित खुमैनी ने एक पत्र जारी किया है। इसमें खुमैनी ने गाजा पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में इजराइल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी आग्रह किया है। जी हां दोस्तों, ईरान मध्य पूर्व में हमास और अन्य चरमपंथी गुटों का करीबी सहयोगी बताया जाता है। रक्षा विश्लेषकों का दावा है कि इजराइल के खिलाफ मुकाबला करने के लिए ईरान हमास को हथियार सहित आर्थिक मदद मुहैया कराता है। सिर्फ हथियार ही नहीं दोस्तों, बल्कि ईरान हमास को मिसाइल बनाने की सामग्री, टेक्नोलॉजी, डिजाइन आदि भी मुहैया कराता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की मदद के चलते हमास पहले की तुलना में अब ज्यादा मजबूत हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं इन सभी के पीछे यानी हमास फिलिस्तीनियों के पीछे मुस्लिम देशों, मुस्लिम संगठनों का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में अपनी ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय की वजह से ही आतंक गतिविधियां हुई हैं। ये बात लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हर बार हम आपको ये बात कहते हैं दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल बोला ताबड़तोड़ हमले से हमास को सिखाया है कड़क सबक। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में 11 दिन के बाद हुए संघर्ष विराम को लेकर फिलिस्तीनियों ने गाजा में सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया है दोस्तों। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इसे अपनी जीत बताई है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने इसे हमास के लिए बड़ा झटका करार दिया है दोस्तों। सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स हमास के लिए एक बड़ा झटका था जो अब आने वाले वर्षों में संघर्ष की रूपरेखा को बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, सीज फायर के ऐलान के बाद शुक्रवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेतन्याहू ने कहा कि जनता सब कुछ नहीं जानती, हमास सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारी सभी उपलब्धियां समय के साथ सामने आएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय मैं कह सकता हूं कि हमने साहसी और नई चीजें की हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री का अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं इजराइल कभी गलत वार नहीं कर सकता दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में हमारा दिल से समर्थन है इजरायली पीएम को, ये बात जरूर लिखेगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ी एक और खबर, जहां अमेरिका यूरोप में आई यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया की कड़ी लहर। जी हाँ दोस्तों, गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन गुट हमास के बीच हाल में हुए युद्ध का असर सारी दुनिया खासकर अमेरिका और यूरोप में अब महसूस किया
किया जा रहा है दोस्तों। हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें यहूदी विरोधी यानी एंटीसेमिटिज्म और इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से भय का नतीजा माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बीच अमेरिका और यूरोप में एंटीसेमिटिज्म और इस्लामोफोबिया से प्रेरित उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई हैं। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में फिलिस्तीनी झंडों के साथ कार जुलूस निकाल रहे लोगों ने एक रेस्टोरेंट में बैठे यहूदियों पर हमला कर दिया। अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक वे यहूदियों को मार डालो और फिलिस्तीन को आजाद करो जैसे नारे लगा रहे थे। दोस्तों, इसके पहले इसी शहर में फिलिस्तीनी झंडा लगी एक कार में सवार लोगों ने पैदल चल रहे एक यहूदी को दूर तक दौड़ा दिया था। ऐसे में दोस्तों, पुलिस इन दोनों घटनाओं को हेट क्राइम यानी नफरत से प्रेरित अपराध मानकर उनकी जांच कर रही है। न्यूयॉर्क और शिकागो में भी यहूदी ऐसे हमलों का निशाना बना रहे हैं, वहां भी हेट क्राइम के तहत इन शिकायतों को दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का असर सिर्फ इन्हीं दोनों देश में रहकर ना अन्य देशों में भी इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व बरकरार रखेगा चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन का कहना है कि वो तिब्बत के विकास और स्थानीय लोगों को समाजवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए वहां कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व बरकरार रखेगी। तिब्बत के पार्टी सचिव एवं युग चीन ने कहा है कि पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व बरकरार रखना चाहिए। सैन्य अतिक्रमण को तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि 1951 के बाद से हर किसी को लगता है कि सिर्फ पार्टी नेतृत्व ही तिब्बत को समृद्धि और विकास के मार्ग पर ले जा सकता है। चीनी सैनिकों ने 1950 में तिब्बत में प्रवेश किया था। दोस्तों, इसके एक साल बाद चीनी सरकार ने औपचारिक रूप से इस क्षेत्र और यहाँ के बौद्ध समुदाय का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो लोगों की कमर तोड़ रहा इमरान का नया पाकिस्तान, महंगाई की मार झेल रहे आवाम पर टूटा मुसीबत का एक और पहाड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पहले से ही तेल की कीमतों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और फूड आइटम्स के दामों में बढ़ोतरी से पाकिस्तान की आवाम करहा उठी है। मगर नया पाकिस्तान का दावा करने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने जनता पर और एक और हथौड़ा दे मारा है। दोस्तों, महंगाई के बोझ तले दबी पाकिस्तानी आवाम को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा जब संघीय कैबिनेट ने बिजली शुल्क बढ़ाने का फैसला ले लिया। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI ने पाकिस्तानी टीवी चैनलों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने बिजली की दर 1.72 पर यूनिट बढ़ा दी है। दोस्तों, इस फैसले पर शुक्रवार को कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। पाकिस्तानी कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 82 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि को मंजूरी दे डाली है। दोस्तों, वहीं इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकार ने समायोजन के लिहाज से प्रति यूनिट 90 पैसे की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार बिजली टैरिफ में वृद्धि अक्टूबर 2021 से लागू की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2021 में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा ने बिजली दर में 89 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की सूचना जारी की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये है नया पाकिस्तान इमरान खान का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय अवश्य दीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी दोस्तों से हमारा निवेदन है। अगली खबर की बात करें तो कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाले विमानों पर 21 जून तक रोक बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा ने कोविड-19 के नए स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान से सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध को 21 जून तक यानी कि एक और महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो नेपाल की सियासत में एक और नया मोड़ आया है। दोस्तों, ओली को लगा है झटका। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में जारी राजनीतिक संकट ने अब एक नई करवट ली है। दोस्तों, और केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका लगा है। सरकार बनाने को लेकर फंसे पेच के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रतिनिधि सभा यानी संसद को भंग कर दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विपक्षी दलों दोनों ने ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पाले में गेंद था, मगर राष्ट्रपति ने दोनों के दावों को खारिज कर मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। नेपाल में 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो कोरोना
से जुड़ी खबर, जहां वैक्सीन पासपोर्ट पर सरकार ने कहा कि अभी WHO के स्तर पर कोई सहमति नहीं बनी है। बता दें, वैक्सीन पासपोर्ट लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक इस पर WHO के स्तर पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अभी भी कई देश WHO के साथ चर्चा कर रहे हैं कि क्या वैक्सीन लगवाने वालों को अनुमति दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर जब वैश्विक स्तर पर आम सहमति बन जाएगी तब हम फैसला लेने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल वैक्सीन पासपोर्ट है क्या, आपको बता दें कि बीती जनवरी में टूरिज्म क्राइसिस कमेटी ने स्पेन में एक बैठक की थी दोस्तों। इसमें सहमति बनी थी कि यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेजों में वैक्सीन पासपोर्ट को सबसे अहम दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा। वैक्सीन लगाने के साथ लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि लोग यात्रा कर सकें। हालांकि वैक्सीन सर्टिफिकेट देने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन दुनिया के सारे देश वैक्सीन पासपोर्ट को कितना और किस तरह अपनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में कितने भाई बहन हमारे हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लगा ली है दोस्तों, और जिन्होंने नहीं लगाई है दोस्तों वो कमेंट में अपना कारण जरूर लिखेगा दोस्तों, क्यों नहीं लगवाया या नहीं लगवाना चाहते हैं। जो भी कारण हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की बरसी पर जो बाइडेन करेंगे व्हाइट हाउस में उनके परिवार की मेजबानी। जी हाँ दोस्तों, मिनियापोलिस में श्वेत पुलिस अधिकारी के हाथों मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। फ्लॉयड का परिवार उनकी मौत की पहली बरसी पर व्हाइट हाउस जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को बताया था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन फ्लॉयड की पहली बरसी मनाएंगे। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें ऐसे में तो अमेरिका से बड़ी खबर, जहां पर ओबामा ने ट्रंप को कहा था पागल, भ्रष्ट और नस्लवादी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया बराक ओबामा को शांत और मिलनसार मानती रही है, लेकिन अब एक किताब में यह दावा किया गया है कि पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा ने भी ट्रंप जैसा ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए प्रचार के दौरान पर्दे के पीछे ट्रंप को भ्रष्ट, नस्लवादी और पागल करार दिया था दोस्तों। साथ ही उनके लिए अभद्र और गाली गलौच भरी भाषा का भी इस्तेमाल किया। ये खुलासा अगले हफ्ते लॉन्च होने वाली बैटल फॉर द सोल यानी इनसाइड डेमोक्रेट्स कैंपेन टू डिफीट ट्रंप वाली किताब में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, किताब के लेखक एडवर्ड आई जैक डोवर ने लिखा है कि ओबामा 2016 में टेड क्रूज के बजाय ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को लेकर ज्यादा उत्सुक थे। उनका मानना था कि ट्रंप प्रिंसटन व हार्वर्ड के पढ़े लिखे क्रूज जितने चतुर नहीं है। ओबामा ने कहा, मैं नहीं सोचता था कि हमें इतना खराब और नस्लवादी राष्ट्रपति मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई और बहनों को लगता है कि ओबामा इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये बात जरूर कही होगी, वो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान से एक और खबर, जहां खैबर पख्तूनख्वा की सरकार 19वीं सदी के गुरुद्वारे को करेगी पुनः जीवित, श्रद्धालु कर सकेंगे इनके दर्शन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार ने सिख शासक हरी सिंह नलवा के शासनकाल में बनाए गए 19वीं शताब्दी के गुरुद्वारे को अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, सरकार ने इस गुरुद्वारे को पुनः निर्मित करने और श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो रूस की टेक्नोलॉजी से भारतीय कंपनियां बनाएगी वैक्सीन, 3 चरणों में होगा स्पुतनिक का उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों भारत कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना कर रहा था, तो सबसे पहले रूस ने मदद का ऐलान किया। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भारत में पहुंचने भी लगी है। दोस्तों, इसी महीने से कोरोना मरीजों को यह टीका लगाया भी जाएगा। इसी बीच रूस में रह रहे भारतीय राजदूत ने रूस की वैक्सीन प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस भारत को मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन 3 चरणों में करने की तैयारी की है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि रूस वैक्सीन उत्पादन करने में भारत को रॉ मटेरियल से लेकर तकनीक आदान प्रदान तक मदद करेगा। वैक्सीन का 3 चरणों में प्रोडक्शन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रूस ने वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी। अगली खबर की बात करें तो तीसरी लहर की बड़ी तैयारी के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चे फैला सकते हैं कोरोना संक्रमण। लेकिन पूरी बात आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि बच्चे कोविड-19 संक्रमण फैला सकते हैं, लेकिन उन्हें लगभग हमेशा हल्का संक्रमण होता है और उनमें मृत्यु दर भी बेहद कम होती है। ये बयान उस आशंका के बीच आया है जो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में जताई जा रही है कि
अगले लहर बच्चों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने शुक्रवार को कहा था कि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा। आपको अपने भारत की केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार पर कितना भरोसा है दोस्तों? 0 से 100% में 1% अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं आप 0 से 100% के बीच में क्या अंक देते हैं। ऐसे में दोस्तों अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान से एक और खबर, जहां दिलीप कुमार और राज कपूर का पुश्तैनी घर म्यूजियम में होगा तब्दील। सरकार ने जारी किए 2 करोड़ 30 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो गुजरात से बड़ी खबर, जहां ब्लैक फंगस का खतरनाक रूप, युवक को नहीं था कोई भी लक्षण, दिमाग पर अटैक से डायरेक्ट मौत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो सिर्फ 100 रुपए में खरीदे रामदेव जी की कंपनी का कार्ड, मिल जाएगी 5 लाख तक की बीमा। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का लगातार विस्तार हो रहा है। पतंजलि आयुर्वेद ने FMCG से लेकर गारमेंट्स तक के कारोबार में अपना दबदबा बढ़ा दिया है दोस्तों। डिजिटल भुगतान के लिए कंपनी ने स्वदेशी समृद्धि कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। पतंजलि के स्वदेशी समृद्धि कार्ड की सदस्यता के लिए आपको 100 रुपए चुकाने होंगे। कार्ड के इस्तेमाल की कुछ शर्तें भी हैं, मसलन कार्ड के जरिए एक दिन में 9,999 रुपए की खरीदारी हो सकेगी। इसके अलावा पहली बार 1,000 रुपए का टॉप अप करवाना जरूरी होगा। कार्ड में हमेशा 500 रुपए रखना अनिवार्य होगा। इस कार्ड के कई बड़े फायदे हैं, मसलन कार्ड पर 5 लाख रुपए तक की बीमा भी मिल पाएगी आप सभी को। जी हाँ दोस्तों, ये बीमा एक्सीडेंशियल होने वाली है। ऐसे में बड़ी खबर थी दोस्तों, कितने भाई और बहन इस कार्ड को खरीदने वाले हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। अब 31 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शनिवार को नया आदेश जारी करते हुए 31 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर की बात करें तो CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज आ सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो कोरोना कहर के बीच JP नड्डा बोले मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर नहीं होगा कोई भी कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 30 मई को केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं सरकार हो तो ऐसी जिन्होंने देखा कि दुख का समय चल रहा है दोस्तों, तो हम एंजॉय नहीं करेंगे, ना कि विपक्ष सरकारों की तरह जो हमेशा दुख में भी अपना एंजॉयमेंट करती रही। ऐसे में दोस्तों अब मोदी जी को कितनी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से खबर, जहां कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी पर लगेगा NSA, संपत्ति होगी जब्त, सीएम योगी का बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर, जहां यश तूफान की आशंका के चलते 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान यश की आशंका के चलते रेलवे ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया, यानी टेम्परेरी कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर और जयनगर से खुलने और पहुंचने वाली 3 जोड़ी ट्रेनें पूर्व मध्य रेल के कोडरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आदि स्टेशनों से होकर नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल को जाने और आने वाली 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमने इन ट्रेनों के लिस्ट भी यहाँ डाल दिया स्क्रीन पर दोस्तों, आप वीडियो को रोक करके देख पा रहे होंगे। ऐसे में कितने भाई और बहनों का इन ट्रेनों में टिकट था दोस्तों, जिनका नहीं था कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो मोदी सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। बता दें, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और PSU के तहत काम करने वाले करीब 1.5 करोड़ श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी में इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ पा रहे होंगे संतोष गंगवार ने ट्वीट के माध्यम से क्या बातें कही है दोस्तों। ऐसे में ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।